अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जिस बात का अंदेशा था वो अब सामने आने लगा है। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की नई दिल्ली में हो रही मीटिंग में बास पसमानदा तंजीमों ने बिल का समर्थन कर दिया है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उससे जुड़ी तमाम दीनी मिली तंजीमों और सेकुलर पार्टियों के स्टैंड के बिल्कुल उलट है, जो वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उर्दू अखबार इनकलाब में छपी रिपोर्ट में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाली तंजीमों की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। अहमदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क के मुसलमानों के ज़रिए मुतफ़िक़ा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत के बावजूद चंद नाम नहाद तंजीमों के ज़रिए इसकी हिमायत किए जाने पर मुस्लिम दानिशवरों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें मिल्लत की पीठ में खंजर घोंपने वाला मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दिया। दानिशवरों ने कहा कि हुकूमत इन अनासिर को मुसलमानों के नुमाइंदा के तौर पर पेश करने की साजिश कर रही है, हालांकि ये किसी भी तरह मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिज्ञ शाहिद सिद्दीकी के हवाले से आगे कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल यही है कि मुसलमानों की सफ़ में इंतशार पैदा किया जाए और उन्हें तकसीम किया जाए। ये तकसीम पसमानदा तबका, ख़वातीन और सूफियों के नाम पर पैदा की जा रही है, जबकि संशोधन कानून से सभी को नुकसान पहुँचेगा। मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान और दीगर तारीख़ी इमारतें इसकी जद में आएंगी। दूसरी तरफ न्यूज़ एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष परवेज़ हनीफ के हवाले से कहा है कि ये बिल वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी सोसाइटीज़ में जारी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के मकसद से पेश किया गया है। बिल में पसमानदा समुदाय के अधिकारों को लेकर बात की गई है। यही वजह है कि वे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हनीफ ने आरोप लगाया कि अशराफ यानी मुसलमानों के आला तबका और सांप्रदायिक राजनीति ने हर एक चीज़ पर कब्जा कर रखा है। हनीफ ने यह भी कहा कि मुसलमानों में उन लोगों की आबादी 85% है, जबकि अशराफ सिर्फ 15% हैं। सवाल है कि ये कौन पसमानदा तंजीमें हैं और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का असल मकसद क्या है। दरअसल वक्फ बिल के समर्थन का संबंध जस्टिस KG बालाकृष्णन जांच आयोग से जुड़ा है। जस्टिस KG बालाकृष्णन जांच आयोग मुसलमानों की कुछ पसमानदा जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग के सिलसिले में देश भर में जन सुनवाई कर रहा है। आयोग ने 23 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन में भी जन सुनवाई की थी। अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की ओर से आयोजित इस जन सुनवाई में 600 से ज़्यादा मुस्लिम और दलित वर्ग के लोगों ने खुद को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग करते हुए आयोग को मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम पेश करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार और नौकरशाही.com के संपादक इरशादुल हक राइन भी शामिल हैं। इरशादुल हक ने आयोग के गठन और मकसद के सिलसिले में बिहार लोक संवाद से तफसील से बातचीत की। आर्टिकल 341 में जो रिलीजियस बार लगा दिया गया है कि हिंदू हो तो उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा। बाद में 1950 में सिखों को दिया गया। उसके बाद 90 में संभवतः या 92 में बौद्धों को दिया गया। तो इसमें जो आप एक ट्रेंड देखेंगे वो ट्रेंड ये है, कहीं रिलीजन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक ट्रेंड देखेंगे उसमें ये लगता है कि जो हिंदू हैं उन्हें ही मिल सकता है। मुसलमानों को और क्रिश्चियन को जो उसके पैरेलल हैं, उनके समानांतर जो जातियां हैं, उनको इसमें ये फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दो रास्ते, एक तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए, जो रिलीजन का बार है उसे हटाया जाए, तो ये पार्लियामेंट से हो सकता है, सरकार अगर चाहे तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है कुछ अलग है। यहाँ पे मामला ये है कि पिछले 19 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पे एक इस याचिका है, उसमें बहस चल रही है। कई तंजीमों ने याचिका दायर की है, तो उन तमाम याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट बहस कर रही है। और 2022 में संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी।
तो उस सुनवाई का जो बहस है, उस डिबेट को आप पढ़ेंगे तो उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सरकार अपना पक्ष रखे, इस तरह का ये डिमांड है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला कर सकता है तो करे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हकीकत ये है, कोई भी सरकार अब तक रही है, वो ये नहीं चाहती कि मुसलमानों को और क्रिश्चियन जो दलित हैं उनको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। अगर फ़ायदा देने की बात होती तो 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी। जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट थी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में, जिसमें एक तरह का ये रिकमेंडेशन किया गया था कि मुसलमानों की और की जो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो समाजी और इक़्तिसादी तौर पे काफ़ी पिछड़ी हैं, उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए और ये वैसा ही हो जैसा कि शेड्यूल कास्ट के लिए होना चाहिए। तो जब ये बहस सुप्रीम कोर्ट पे चल रही थी तो संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सरकार से ये पूछा कि भाई ये ऐसा मांग है इनका, तो क्यों नहीं इनको दिया जाए। तो अब मोदी सरकार इसमें बुरी तरह से फंस गई। मोदी सरकार ने कहा कि भाई किस आधार पे दिया जाए, ऐसा कोई स्टडी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है। हम कैसे मान लें कि कन्वर्जन के बाद जो वहाँ जिस मज़हब में वो गए तो उनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। तो संजय किशन कौल ने कहा कि हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट का हवाला संजय किशन कौल ने दिया। तो सरकार ने ये कहा कि ये त्रुटिपूर्ण है, ये चार दीवारी के अंदर बैठ करके बनाई गई रिपोर्ट है। तो संजय किशन कौल ने कहा कि हर आपकी जो विचारधारा की सरकार है वो आती है तो पिछली कमीशन की रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण बताती है। तो एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने उसमें कहा कि भाई वो फैक्ट पे आधारित है, उसके सोर्सेज हैं और उस फैक्ट को हम कैसे नकार सकते हैं। उस बहस में प्रशांत भूषण थे, उन्होंने बेंच से ये याचिका में कहा कि भाई ये काफ़ी ट्रथवर्दी है, जो कमीशन की जो रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है वो फैक्ट पे आधारित है, लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि अदालत उसी बुनियाद पे फैसला कर दे। लेकिन कई भागने के रास्ते मोदी सरकार ने निकालने की कोशिश की। तो उसी के बाद से एक तरह से मोदी सरकार ने इस मांग को डिले करने के लिए, टालने के लिए उसने कहा कि भाई हम एक कमीशन बनाते हैं और फिर से एक आंकड़े इकट्ठे करवाते हैं और उस आंकड़ों के आधार पे आप फैसला कर दीजिएगा। तो बिहार में उसकी एक जन सुनवाई थी 23 तारीख को। उसमें ये बात लोगों ने जो उसमें ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, जो ये क्लेम करना चाह रहे थे कि हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए और उसके लिए वो अपना फैक्ट, उसके पास अगर कोई उनकी मिसाल थी तो वो ये दे रहे थे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी केजरीवाल कृष्ण आयोग के सामने। 2 घंटे तक ये सुनवाई चली। तो उसमें मैं भी उस आयोग में मैं भी रिप्रेजेंट करने के लिए गया था और मैंने भी अपनी बातें वहाँ पे रखी। बताया कि जो मंसूरी समाज है, जो मंसूरी जिसे धुनिया कहते हैं, धुनिया जाति के जो लोग हैं वो तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इधर चूँकि उनका काम रुई धुलने का होता है, तो ज़माना बदलने के साथ साथ अब रज़ाई और तोशक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब कंबल का दौर आ गया है, ब्लैंकेट का दौर आ गया है। तो इससे भी उनका रोज़गार छिना है, जिससे उनकी तरक्की और भी रुकी है। और बीतते दौर के साथ साथ जो हालात बदले हैं, इस हालात के मद्देनज़र उन्हें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनकी स्थिति और भी ख़राब होती चली जाएगी। लिहाजा हमने आयोग के सामने ये बात रखी कि उनके सोशल अपलिफ्टमेंट का तरीक़ा ये है कि आप उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दें। अगर ये दर्जा देते हैं तो फिर उनकी तरक्की होगी और उनका सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इससे होगा। सर्जन और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली ने कहा कि देश भर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी सामाजिक और आर्थिक हालत हिंदुओं के दलितों से भी बदतर है।
ऐसे मुसलमानों की हालत उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिए बिना बेहतर नहीं बनाई जा सकती। अभी तक जो मुल्क में जो आबादी है मुसलमानों की, उसमें बड़ी आबादी तो इन दलित मुसलमानों की है। देखिए, आपको हम कुछ कास्ट का नाम गिनाना चाहें तो आप सुन लें, जैसे धोबी है, नट है, बक्खो है, लालखोर है, मेहतर है, भंगी है, भाट है, भटियारा है, मोची है, पासी है, जुलाहा है, खटिक है, मदारी है, डफाली है, फ़कीर है, जोगी जो कहलाते हैं वो है। ये तो हिंदी बेल्ट का नाम आपको बता दे रहे हैं, जो आप भी वाकिफ़ होंगे जिससे। अब साउथ में जाइए, साउथ में जैसे तमिलनाडु में जाइए, वहाँ मरक्कायर आबादी है, मरक्कायर है, राउथर्स हैं, उसके बाद लब्बई है, ये सब बड़ी बड़ी आबादी है जो दलित मुस्लिम है। उसी तरह से आप केरल में जाइए, आप सुने भी नहीं होंगे नाम, वहाँ पुसलर मुस्लिम्स मिलेंगे, बारबर मुस्लिम्स मिलेंगे, मलाबरी मुस्लिम्स मिलेंगे, गोसांगी मिलेंगे, थोथी मिलेंगे, अरुणाधत्यार मिलेंगे, मन्नन मिलेंगे, वल्लन मिलेंगे। ये सब ज़ात हैं, वही सब ज़ात हैं जो इधर हम नाम ले रहे हैं हिंदी में, वही सब हैं। कपड़ा धोने वाले, कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा सिलने वाले, चिड़ई मारने वाले, ये सब ज़ात हैं वहाँ, चरीमार कहलाते हैं वहाँ। उसी तरह से जो साउथ स्टेट्स है, 4 स्टेट 5 स्टेट है, उसमें जो दलित मुस्लिम्स मिलेंगे वो इन्हीं ने सब नामों से मिलेंगे। मन्नन है, विल्लन है, तोती है, अरुणधत्यार हैं, ये सब हैं, बारवर हैं। फिर उसके बाद पुसलर्स हैं, फ़िश वाले लोग, नारियल तोड़ने वाले लोग, कोकोनट पिकिंग्स जो कहलाते हैं, वो सब लोग, इस सब मुसलमानों में पाए जाते हैं। और सब उसी हालत में हैं, जैसे फ़िशरमैन होते हैं, पुसलर मुस्लिम जो कहलाते हैं, मछली मारते हैं वो लोग। उसी तरह बंगाल में आप चले जाइए तो वहाँ हल्दर मिलेंगे, सिकदर मिलेंगे, मंडल मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे, गायन मिलेंगे, ये सब बिरादरियाँ हैं मुसलमानों की, दलित मुस्लिम्स हैं। कश्मीर में जाइए आप, वहाँ सासी मिलेंगे, मरासी मिलेंगे, गुड़वाल मिलेंगे, टोकरवाल मिलेंगे, बकरवाल मिलेंगे, आपको गुज्जर मिलेंगे। ये सब दलित ट्राइबल मुस्लिम्स हैं, बड़ी आबादी है। लेकिन हमेशा इनको तो मुसलमानों के नाम पर ही काउंट किया गया ना, कमीशंस भी वैसे ही बनते रहे मुसलमानों के नाम पर। इसलिए इनको तो उतना, जब तक उनको थोड़ा सा डिफरेंस करके नहीं देखा जाएगा, तब तक उनके स्टेटस क्या समझिएगा, उनकी हालात को क्या समझिएगा, और उनके हालात को अच्छा कैसे कीजिएगा जब समझ ही नहीं पाइएगा। तो समझने की ज़रूरत है। और ये बाला कमीशन आयोग तो खैर इसी मामलात पे आए होगा। आपने देखा होगा हम लोगों ने प्रधानमंत्री को, हम लोगों ने क्या, हमने खुद प्रधानमंत्री को कई बार इस पर लेटर लिखा कि मुसलमानों में इस तरह की बिरादियाँ हैं जो दलित मुस्लिम्स हैं, और उनका नाम लिख के भेजा। आपने देखा होगा एक मरतबा प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमान पर तकरीर किया, उसमें बहुत सी बिरादरियों का नाम लिया था उन्होंने। उनको फीडिंग किसने दिया था? ये हम ही लोग की दी हुई चीज़। आप चाहिए तो चल के हम रिकॉर्ड दिखा देंगे, देखिए हमने क्या लिख के भेजा, उन्होंने क्या बोला। वही सब मिलेंगे जो आज हम बता रहे हैं आपको कि ये बिरादरियाँ होती हैं, मिलेंगे आपको। बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल अशरफ राइन को भरोसा है कि जस्टिस बालाकृष्णन आयोग पसमानदा मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगा। हमने कहा कि भाजपा मुस्लिम विरोध पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने 48-49 पसमानदा मुस्लिम बरादरियों का, जातियों का बजाते ओपन नाम लिया कि ये जातियां हैं। एक नहीं कई बार लिया। एक तरफ उन्होंने कहा और ये भी स्वीकार किया कि इनकी हालत अच्छी नहीं है, ये पीछे धकेले गए हैं, इनको मुख्य धारा में लाना चाहिए, जब वो ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये आयोग बना है जो दलित मुस्लिम दलित आरक्षण के लिए ही बना है। तो इस आयोग की रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि कांग्रेस ने हमको आरक्षण की श्रेणी में आने से वंचित कर दिया धार्मिक प्रतिबंध लगा करके। तो कांग्रेस के बहुत सारे जो काम, गलत काम हुए हैं जो कांग्रेस ने किया है, सब काम को मोदी सरकार ने पलटा है, बदला है। आप जितना भी देख लीजिए, हो सकता है कि इसको भी वो मोदी सरकार पलट दे। विपक्ष तो तैयार है कि 49.5% जो सीमा आरक्षण का उसको बढ़ाया जाए। तो इसी सीमा को बढ़ाते हुए हो सकता है जो आरक्षण कोटा बढ़े उसमें हमारा कोटा एडजस्ट हो जाए। हमको नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि जो किसी ने ना किया, हो सकता है मोदी सरकार कर दे। अब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, पॉलिटिक्स करें भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज वो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश की जनता, वो सारी जनता उनकी जनता है, तो उनको सबके लिए चिंता करना होगा। और वो चिंता पसमानदा बरादरी के लिए कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि किसी झटके में ये काम हो जाए। इरशादुल हक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो महज वोट बैंक की सियासत है,
लेकिन अगर पसमानदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाता है तो इससे मुस्लिम समाज का भला ही होगा। लोकतंत्र में सारी सारी लड़ाइयाँ वोट के लिए होती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है, उसका एक मकसद होता है कि वो किसी भी उसी से कितना पॉलिटिकली बेनिफिट हो सकता है। मेरा मकसद पॉलिटिक्स से नहीं है, जो पॉलिटिक्स जिनको करना है वो करें और वो करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो बात आपने की, उन्होंने पिछले दिनों काफ़ी, बल्कि हैदराबाद में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें बजाते एक भाषण है नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पसमानदा भाई दर्जी, गुजरा, कबारी, हलालकोट, फलाने जिलाने सबका नाम गिनाते हैं वो, और ये कहते हैं कि उन तक चीज़ें नहीं पहुँची। ये ऐसा क्यों कहते हैं, उसमें मैंने काफ़ी गौर व फिक्र किया है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि 1977-76 से जब से भारतीय जनता पार्टी का वजूद है, उसमें उन्होंने देखा कि उनके साथ दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं, मुसलमानों का वह तबका है जो ऑलरेडी काफ़ी आगे है, जिसमें आप सिकंदर बख्त का नाम ले सकते हैं, आप मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ले सकते हैं। आपने देखा कि उसके अगले जनरेशन में आपने सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को ये महसूस होता है, वाजपेयी का दौर, आडवाणी का दौर और नरेंद्र मोदी के दौर में फ़र्क है। नरेंद्र मोदी कैलकुलेटिव इंसान है, वो ये देखते हैं कि भाई सैयदों की जो आबादी है वो काफ़ी कम है, अगर सैयदों का 5% भी वोट हमको मिलता है तो वो चंद वोट होंगे, लेकिन अगर हम पसमानदा मुसलमानों की तरफ थोड़ा सा झुकाव करते हैं और पसमानदा मुसलमानों का अगर 5 नहीं 3% भी वोट होता है तो वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज़्यादा का वोट हो जाएगा, तो हम एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी का जो ये स्ट्रेटजी है, उसके पीछे की सच्चाई ये है। दूसरा क्या है कि मुसलमानों के अंदर या किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो खामियां हैं, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों के अंदर जो गलत रिवाज है, उस रिवाज को के ख़िलाफ़ आवाज़ हमारे आलिम दीन अगर उठाते हैं तो इससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उनको उठाना चाहिए। उनको एतराज़ अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है कि वो दूरंदेशी से काम नहीं ले रहे हैं, उन्हें दूरंदेशी से काम लेना चाहिए। अगर वो दूरंदेशी से काम लेते हैं तो मुसलमानों का वह तबका जो पिछड़ा हुआ है, जो पसमानदा है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इससे इस्लाम के दामन में और मुसलमानों के दामन में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। मुसलमान इस्लाम को इससे तक़वियत मिलेगी, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचेगा कि हम मसावात की बात कर रहे हैं, तो लोगों का जो इस्लाम के प्रति है और झुकाव बढ़ेगा। इससे नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे फ़ायदा होगा। उसी तरह मुसलमान अगर तरक्की करता है तो पूरा मुस्लिम माशरे को इसका फ़ायदा होगा। किसी एक शख्स के तरक्की कर लेने से दूसरे शख्स को भी उसका फ़ायदा होता है, उसके पड़ोसी का, उसके रिश्तेदारों का। तो ये दिल खोलने और दिल को वसी करने का ये वक्त है और ये आजमाइश का वक्त है। डॉक्टर एजाज़ अली कहते हैं कि गैर पसमानदा मुसलमानों को चाहिए कि वे पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। देखिए, मरकज़ी सरकार ने 2 इशू एक साथ फेंका है। एक तो वक्फ प्रॉपर्टी का इशू है और दूसरा ये दलित मुसलमानों का इशू है। हम तो कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों में सही इत्तेहाद रहे और मुसलमानों की मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को भी आप मानते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, तो पहले इनकी लड़ाई लड़िए। इनको हक मिलेगा तो आपको भी फ़ायदा हो इसमें। आप देख लीजिए किस हिसाब से फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये सोच के मुसलमानों में तफरक़ा हो जाएगा, ये चीज़ नहीं, इस चीज़ को पीछे कीजिए। खतरा इस बात का है कि जस्टिस बालाकृष्णन आयोग अपनी सिफारिश में पसमानदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इनकार न कर दे। वहीं पसमानदा मुसलमानों की हिमायत का जिक्र करते हुए वक्फ संशोधन बिल को जस्टिफाई न कर दिया जाए। इस दो धारी तलवार पर चलते हुए हिंदुस्तानी मुसलमान इन दोनों चुनौतियों से एक साथ कैसे निपटते हैं, इसी में उनकी दूरदर्शिता और दूरअंदेशी छुपी है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।